कहानी की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है जहां पर एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ योद्धा उसके सामने खड़े थे। तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हैं? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इंसानों की दुनिया को काले धुएं में घेर लेता है। कोई भी ये नहीं जानता कि वहाँ क्या होता है, लेकिन जिस जगह पर भी वो काला धुआं पहुँचता है वहाँ पर एक भी चीज जिंदा नहीं बचती। और अगर इंसान जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें इस परछाई की दुनिया पर कब्जा करना होगा। वहीं उन हीरोज में से एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था जो उस ड्रैगन से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। ये सुन के उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए राफेल अपनी शील्ड लेकर आगे आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उन तक पहुंचता वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डेसर ने अपने स्पेल से उसे रोका था। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से उनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी डेसर उसके अटैक को कैंसिल कर देता है और कहता है कि उसने उसके मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और साथ ही उसके मैजिक को सील कर दिया है। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं और जब वो ड्रैगन पूंछ से उनके ऊपर हमला करता है, राफेल को फाइनली चमकने का मौका मिलता है। वॉरियर्स और मेजेस साथ में मिलकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं और इसमें वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। एजस्ट उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस ड्रैगन के हारने के बाद सभी लोग खुश होते हैं और डेसर भी चैन की सांस लेता है क्योंकि अब वो लोग वापस जा सकते थे। लेकिन शाम हो जाती है, लेकिन ना ही क्लियर होने का कोई मैसेज आया था, ना ही अब तक वो वापस गए हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि हम जल्दी वापस जाएंगे। 15 करोड़ लोग उस ड्रैगन से लड़े और हम सिर्फ 6 बचे हैं। ये सुन के डेसर याद करने लगता है कि उसने इस लड़ाई में कितने सारे लोगों को खो दिया है। तभी सिला कहती है कि वो अभी अभी तो जीते हैं, उन्हें ये सब सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए और राफेल की तारीफ करती है क्योंकि उसने उस ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक किया था। अरे नहीं, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ डेसर की वजह से जीत पाए हैं। राफेल सच कह रहा है, अगर डेसर ना होता तो हम कभी नहीं जीत पाते। तुम इतने ताकतवर हो फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं जानता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस ड्रैगन के अटैक्स को सील कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक काम इंसान हूँ। इसके बाद राफेल सबसे पूछने लगता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद वो क्या क्या करेंगे। ज़ोर्ड कहता है कि उन्हें सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को दोबारा बनने से रोकना होगा। इसके बाद वो इज्जत से भी पूछता है, लेकिन जवाब देने की जगह वो उसे ऐसे घूरने लगती है जैसे वो उसके समोसे चुरा कर भाग गया हो। वहीं डेसर एक लड़की को याद कर रहा था जो इस लड़ाई में मारी गई। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे, तभी उस ड्रैगन के अंदर से मैजिकल एनर्जी बाहर आने लगती है। ज़ोर्ड कहता है कि ये सब कुछ शायद उसके ड्रैगन हार्ट की वजह से हो रहा है, जो कि ब्लड सर्कुलेट तो करता ही है, साथ ही ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है और ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से माना कहीं भी नहीं जा पाता, यानी वहाँ पर एक धमाका होने वाला है। वो लोग खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाते हैं, लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो शील्ड भी उसे नहीं रोक पाती और डेसर भी अपनी पावर से उसे रोक नहीं पा रहा था। क्या इतना सब कुछ करने के बाद हम यही मरने वाले हैं? लेकिन जब डेसर की आंखें खुलती हैं वो अलग ही जगह पर था और एक लड़की स्टेज पर चढ़कर उन सभी का हेब्रियन एकेडमी में स्वागत करती है। ये वही एकेडमी है जिससे वो ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजेट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे और सिर्फ 600 स्टूडेंट्स ही इस एकेडमी को अटेंड कर पाएंगे और इस टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा जिन्हें कि उन लोगों ने सिर्फ टेस्ट के लिए ही बनाया है। और वो साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू करती है। साल सुनते ही डेसर समझ जाता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। उस ड्रैगन से हम 3616 में लड़ने लगे थे, जिसके साथ हमारी लड़ाई 10 सालों तक चली, जिसमें हमने सब कुछ खो दिया था। अब डेसर को यकीन हो चुका है कि वो सच में पास्ट में आया है। तभी एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट लेडोरिया उसके सामने आती है जो कि उसकी मेंटोर है। मुझे याद है कि लेडोरिया एक जीनियस फायर मेज थी और उसे अपनी एकेडमी रैंकिंग में भी फर्स्ट पोजीशन मिली थी। उसकी प्रोफाइल चेक करते वक्त लेडोरिया को पता लगता है कि वो एक आम इंसान है, यानी अगर वो टेस्ट को कंप्लीट भी कर लेता है तब भी उसे बेटा क्लास में ही भेज दिया जाएगा। मुझे पता है इस स्कूल में नोबल्स के बच्चों को अल्फा क्लास में रखा जाता है और कॉमनर्स के बच्चों को बीटा क्लास में, इसलिए अगर कॉमनर के पास टैलेंट भी होता है तब भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद लेडोरिया उसे हॉल में लेकर जाती है जहाँ सभी स्टूडेंट्स फैसिलिटीज को देखकर हैरान थे। सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं, पर तुम जरा भी हैरान नहीं दिख रहे। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं हैरान हूँ, बस मेरा चेहरा ही वैसा है। इसके बाद लेडोरिया उसे टेस्ट के लिए लेके जाने लगती है। तभी एक स्टूडेंट पीछे से लेडोरिया को नाम लेकर बुलाता है। क्या तुम इस लड़के को जानती हो? लेडोरिया उसे बताती है कि ये घटिया इंसान एक नोबल है और इसका नाम एल्हाइम है। उसका नाम सुन के डेसर को याद आ जाता है कि एल्हाइम एक वाटर मेज है। बटली तो यहाँ पर क्या कर रही है? रास्ता भूल गई है क्या? चिमकांडी से भूल मत, इसी बटली ने तुझे हराया था। ये सुन के वो चुप हो जाता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि डेसर एक कॉमनर है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और जाते जाते कहता है कि उस जैसे कॉमनर को एग्जाम भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वहीं लेडोरिया अब गुस्से में आ चुकी है और डेसर से कहती है कि अगर वो एग्जाम में पास नहीं होता है तो वो उसे चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। हॉल में पहुंचने पर डेसर इधर उधर एक लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि इधर उधर मुंडी घुमाता हुआ वो बेवकूफ लग रहा
रहा है। वहीं वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो रोमांटिका थी और डेसर कसम खाता है कि वो उस हादसे को होने नहीं देगा। इसके बाद वो रोमांटिका को बुलाने लगता है, लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वो उससे पूछने लगती है कि वो उसके नाम को कैसे जानता है। डेसर कहता है कि उसने उसके नाम को स्क्रीन पर देखा था और वो दोनों एक ही टेस्टिंग ग्रुप में हैं। रोमांटिका उसे गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है। तुम नहीं जानती तुम्हें खोने के बाद मेरा क्या हाल हो गया था, लेकिन इस बार मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद लिडोरिया उसके पास आकर बताती है कि वो डी ग्रुप में है और टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड में रेस करनी होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अगर कोई ज्यादा घायल होता है तो वो आसानी से बाहर आ सकता है। घायल? पर रेस में घायल कैसे होंगे? तभी वहाँ पर एल्हाइम आता है और बताता है कि इस रेस में मैजिक और अटैक का यूज करना अलाउड है, तो लोग घायल तो होंगे ही। इसके बाद वो उन्हें उससे मिलाता है जिसका वो मेंटोर है। इस लड़की का नाम एसेस्ट है और ये एक मैजिक नाइट है। डेसर उसे अच्छे से जानता था। वो एक आइस मैजिक नाइट है, साथ ही वो विजन मैजिक यूज करती है जिससे इन्वर्स करना नामुमकिन है और वो उसकी सबसे पावरफुल और भरोसेमंद साथी बनी थी। क्या हुआ? इसे देखकर तुमने पहले ही हार मान ली क्या? जिसके बाद वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है और गुस्से में लिडोरिया डेसर से कहती है कि चाहे उसके हाथ पैर टूट जाएं, उसे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। इसके बाद उन सबके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर जाते ही वो शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अनाउंसर उन्हें बताता है कि वो मैजिक और किसी भी अटैक का यूज कर सकते हैं और जो भी 3 लोग सबसे पहले गोल तक पहुंचेंगे वही पास होंगे और अगर कोई ज्यादा डैमेज होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब दुनिया खत्म हुई थी एजेस्ट भी मेरे साथ थी, क्या इसे भी सब कुछ याद है? तभी वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि एजेस्ट उसका नाम जानती थी, लेकिन वो कहती है कि उसने बस स्क्रीन पर देखा था। तुम्हारा सर्कल सबसे लो है और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज एवरेज से भी कम है। तुम जैसे लोग यहाँ पर आते ही क्यों हैं? और शायद तुम्हारी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है। तुम कब से मुझे घूरे जा रहे हो, पर फिक्र मत करो, मैं कमजोरों पर अटैक नहीं करती। ओह धन्यवाद मलिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और सबसे आगे एजेस्ट निकलती है और उसके पीछे बाकी सब थे। वहीं सबसे पीछे डेसर और रोमांटिका हैं। वहीं भागते भागते वो एक प्यारे से मॉन्स्टर को डरा देती है जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। तुम अभी तक काफी सॉफ्ट सी हो। अभी तक से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे कोई लफंगे लुच्चे आशिक तो नहीं? चुपचाप अपनी रेस पर ध्यान दो। लेकिन डेसर बस हंसता हुआ उससे माफी मांगता है, जो देखकर रोमांटिका और भी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो 9 प्रकार की गालियां देना शुरू करती, तभी उनके सामने से एक अटैक आता है। लेकिन ऐन वक्त पर रोमांटिका को धक्का देकर डेसर उसे बचा लेता है और रोमांटिका को बचाने के लिए वो लौंडा डेसर के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन इस बार रोमांटिका उसके ऊपर अटैक करके उसके अटैक को भी रोक देती है और उसे हरा भी देती है और ज्यादा घायल होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रोमांटिका उसे बचाने के लिए डेसर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से हंस रहा था जिसकी वजह से वो चिढ़ जाती है। वहीं रोमांटिका अपनी असली एबिलिटीज को बाद में यूज करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो अभी ही अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। दूसरी तरफ एकेडमी के सारे प्रोफेसर्स टेस्ट को देख रहे थे। वहीं सभी मैजिक नाइट को अपनी एकेडमी में आता देखकर खुश थे। वो डेसर को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक कॉमनर था। इस बेचारे को मैजिक नाइट वाले ग्रुप में ही डाला गया है, इसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं 2 पार्टिसिपेंट्स जो कि एजेस्ट के पीछे थे, उन्हें तेज हवा पीछे की ओर खींचने लगती है और वो हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि एक पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एजेस्ट उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती है। ये सारी पावर्स रोमांटिका की थी। अब तो हम सिर्फ 3 ही बचे हैं, हम तीनों तो पास हो ही सकते हैं। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कहूंगी? अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद बाहर हो जाओ वरना बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन वो उसकी धमकी के बाद भी स्माइल कर रहा था और कहता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला। वहीं उसके थोपड़े की हंसी को देखकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक की तैयारी करने लगती है। लेकिन डेसर अभी तक स्माइल ही कर रहा था और रोमांटिका उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे लगता है कि वो डिस्क्वालीफाई तो हो ही गया होगा। लेकिन डेसर बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। तुम तो बड़ी कमाल की हो यार, इतने सारे सर्कल्स को एक साथ हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा फोकस स्पीड पर ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा कंट्रोल कमजोर है। हल्का सा डायरेक्शन बदलते ही तुम्हारे अटैक्स चूक जाते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से रोमांटिका और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस जैसे इंसान से उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार भी डेसर हल्का सा ही डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से उसके सारे अटैक्स डेसर की जगह जमीन पर लगते हैं। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि डेसर इनवर्स स्पेल का यूज कर रहा है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर भी उसे उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि इनवर्स स्पेल का यूज करने के लिए उसे रोमांटिका से हायर लेवल का होना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे लोअर लेवल पर है और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन इस बार डेसर अपना थोड़ा शो ऑफ करता है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की जगह अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि उसका स्पेल इतनी आसानी से टूट गया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि डेसर की स्किल्स उससे ज्यादा हैं। हमें जल्दी से ये सब निपटाना चाहिए, मुझे बाकियों को भी ठिकाने लगाना है। उसे पास आता हुआ देखकर रोमांटिका उसके ऊपर पहले से भी बड़ा अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो उसके सारे स्पेल्स को तोड़ने लगता है। तुम ताकतवर हो रोमांटिका, लेकिन तुम्हें और ताकतवर होना होगा वरना हमारा फ्यूचर नहीं बदलेगा। वो उसके सारे मैजिक सर्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पैरों के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है
जो देखकर रोमांटिका पहचान जाती है कि वो एक बेसिक स्पेल है जो कि फ्रिक्शन को रिमूव करता है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें शायद टेस्ट समझ नहीं आया, हमें अपने मैजिक स्किल्स को नहीं दिखाना है बल्कि गोल पर पहले पहुंचना है और इस दुनिया में चाहे हम जितना घायल हो जाएं हम मरेंगे नहीं। और अब रोमांटिका को समझ आने लगा था कि ये सनकी आदमी क्या करने वाला है और वो अपने ऊपर फायर स्पेल को यूज करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फेजेस्ट फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उसे डेसर की स्पीड से पता लगता है कि वो उससे आगे निकल जाएगा। इसने आखिर रोमांटिका को हरा कैसे दिया? जो भी हो, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकती। और वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करके डेसर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन डेसर उसके अटैक्स को एनालाइज करने लगता है जिससे वो उसके मैजिक सर्कल्स को कंट्रोल करना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब पर कंट्रोल करता वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बाकी के एरोस का यूज करके डेसर उसके सभी अटैक्स की डायरेक्शन को बदल देता है। इसके बाद एजेस्ट कितनी तेज अटैक करती है कि डेसर को उसको एनालाइज करने का टाइम ना मिले, लेकिन डेसर रास्ते में ही उसके अटैक को एनालाइज कर लेता है और उसकी डायरेक्शन को बदल देता है और वो जानबूझकर उसे अपने पीछे गिराता है, जिसकी वजह से वो फिर से तेजी से फिनिश लाइन की तरफ जाने लगता है। उसके सन की पने को देखकर एजेस्ट भी हैरान थी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो भी कुछ नहीं कर पाती। इस रेस में फिनिश लाइन तक पहुंचना था, ना कि एक दूसरे को हराना। और डेसर फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है, यानी इस रेस में जिसमें उसका मुकाबला एक मैजिक नाइट से था, एक कॉमनर जीता है। लेकिन इस जीत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है क्योंकि वो जानता है कि उसे और उसके दोस्तों को और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को हरा दिया है और उसे ग्रुप एफ का विनर घोषित कर दिया जाता है। इसका नाम डांटे है और वो रोमांटिका को देखकर अजीब तरीके से स्माइल करता है। दूसरी तरफ सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि हर बार की तरह इस बार भी कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं जाने वाला, और एक लेडी प्रोफेसर कहती है कि यही बहुत बड़ी बात है कि वो उन कॉमनर्स को एकेडमी अटेंड भी करने दे रहे हैं। तभी एक बुढ़ा उन सबको शांत कराता है और बताता है कि एक रिकमेंडेशन आई है कॉमनर को अल्फा क्लास में ज्वाइन करने की। ये रिकमेंडेशन ब्रिजिट ने दी है और जिसे उसने रिकमेंड किया है वो डेसर है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स को देख रहे थे, जहां पर डेसर को भी बीटा क्लास में भेजा गया है, जिसपे उसे हैरानी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नजर रोमांटिका पे जाती है जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद सभी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहां रोमांटिका अपनी क्लास की हालत को देखकर डिप्रेस हो जाती है। मैं जिसको सर्कल के हिसाब से रैंक किया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी सभी को अपने रैंक के हिसाब से ही प्लेस किया गया था। अगर तुम अल्फा क्लास में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम सर्कल 2 में होना होगा, और तुम्हारी इस क्लास में होने का मतलब है कि तुम सब के सब सड़क पर रेंगने वाले कीड़ों जैसे हो। मेरा रैंक तो सर्कल 2 है, फिर भी मुझे बीटा क्लास में क्यों फेंक दिया गया? वहीं वो डेसर को उसी क्लास में देखकर हैरान थी क्योंकि उसने तो उस मैजिक नाइट को भी हरा दिया था। तभी डेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जो देखकर रोमांटिका चिढ़ जाती है। आगे डेसर ब्रिजिट से बात कर रहा था और उसकी ऑर्फनेज में की गई मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और ब्रिजिट उसे बताती है कि वो बाकी टीचर्स को उसे अल्फा क्लास में देने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई क्योंकि वो सब के सब नोबल्स हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ साथ कई स्टूडेंट्स का टैलेंट बाहर नहीं आएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी दुखी थी और उसके पास डोनेटा आता है। तुम जरूर रोमांटिका होगी, मेरा नाम डोनेटा है। मैं जल्द ही क्लास की सबसे पावरफुल पार्टी ब्लू मून को ज्वाइन करने वाला हूँ। वहाँ पर एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स होंगे और मैं तुम्हें अपने साथ उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। रोमांटिका को लगता है कि अगर वो उस ग्रुप को ज्वाइन करती है तो शायद वो अल्फा क्लास में भी जा सकती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पर मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो सुन के रोमांटिका हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। नेटा उसे बताता है कि उसने उसे एंट्रेंस एग्जाम में देखा था, तभी से उसे उसकी 2 आंखों से प्यार हो गया था और वो उसे इन घटिया बेटा क्लास के स्टूडेंट से दूर रखना चाहता है। रोमांटिका कहती है कि सोचने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन वो हार्मोन से ग्रस्त व्यक्ति उसे एक गिफ्ट दे देता है जिससे उसके होम टाउन में सिर्फ उसी को देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। इस मीशो के रिज गॉड को देखकर रोमांटिका हैरान हो रखी थी। तभी उसके पीछे डेसर आ जाता है जिसकी वजह से वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। मैं भी तुमसे वही पूछने आया हूँ जो कि नेटा पूछने आया था। रोमांटिका कहती है कि उसके जैसे लल्लू के साथ कौन डेट पर जाएगा। अरे तुम्हारे साथ तो मैं पैसे लेकर भी डेट पर ना जाऊं, मैं तो तुम्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। ये सुन के रोमांटिका उसके ऊपर हंसने लगती है क्योंकि वो भला एकेडमी के टॉप पार्टी को छोड़कर उसकी 2 कौड़ी की पार्टी को क्यों ज्वाइन करेगी। आगे चलकर वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसके बाद वो टेबल पर एक पेपर रखता है, इसे तब पढ़ना जब तुम्हारे पास कोई ना हो। रोमांटिका को लगता है कि उसने इसमें कुछ छिछोरी चीज लिखी है, लेकिन डेसर उसे बताता है कि इसे पढ़ने के बाद वो इस लेटर को जला दे। उस लेटर को पढ़ने के बाद रोमांटिका गुस्से में आ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि डेसर इस बारे में कैसे जानता है। डेसर जब वहाँ से जा रहा था वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम प्राम था। जो भी वॉरियर्स उस बैटल में शामिल हुए थे ये उनमें से सबसे तेज था, जबकि इसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। मुझे इसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। तभी उसके पास रोमांटिका आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कहती, डेसर उससे कहता है कि उन्हें पहले प्रैक्टिस मैच देखना चाहिए। रोमांटिका को प्राम बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और वो उसे एक पपी की तरह रखना चाहती है। वो अपने वेपन के लिए ग्रेट स्वॉर्ड को चुनता है और बड़ी ही
तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका अपोनेंट एक बेटा क्लास के चंपू से कोई बात नहीं करना चाहता था। जिसके बाद उनकी फाइट को शुरू कर दिया जाता है, जहां वो पान की थूक उस टिंगू की फाइटिंग एबिलिटीज को देखकर हैरान हो जाता है। सभी को लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेसर जानता है कि वो बिना सोचे समझे बस तलवार को इधर उधर घुमा रहा है। इसके बाद वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिस दौरान पान की थूक उसके अटैक को डॉज करता है और अपने अगले अटैक से पराम की तलवार को उसके हाथ से गिरा देता है, जिसके बाद उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो पराम को पीटने लगता है। ये सब देखकर डेसर उसे बचाने आता है। तुम तो पहले ही जीत चुके थे, तुम्हें अब और क्या चाहिए था? या तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि बेटा क्लास में तुमसे कोई ज्यादा टैलेंटेड है? ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डेसर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तुम मैच जीत चुके हो, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? पान की थूक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वो उसकी शक्ल को याद रखेगा। प्राइम उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसे चोट लगी। फिक्र मत करो, मैंने मैजिक का यूज किया था तो मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। वैसे भी तुम्हें मैं बचाने आया था। वहीं रोमांटिका अभी भी उसके प्यारे से चेहरे को देखकर पगला रही है। आगे प्राम उससे कहता है कि उसने उसे बचाया है तो फ्यूचर में उसे जब भी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। इसके बाद डेसर रोमांटिका को एक अकेली सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ रोमांटिका उससे पूछती है कि जो उसने लेटर में लिखा है उसने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं? मैं ये बात भला किसी को क्यों बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर इस बात को जानते हैं, इसलिए तुम्हें बेटा क्लास में रखा गया है। जब तुम 4 साल की थी तुम्हारी फैमिली ने नोबल का टाइटल खरीद लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक कॉमनर का खून है और सारे प्रोफेसर तुम्हें वही समझते हैं। लेकिन रोमांटिका को लगता है कि अगर वो नेटा की पार्टी को ज्वाइन करती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तुम भूल गई, नेटा कॉमनर्स को गंदी नाली का कीड़ा बुला रहा था। अगर उसे सच्चाई का पता लगा तुम समझ सकती हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करो। हाँ, अगर तुम नहीं करती हो तो मैं अकेले प्राम के साथ पार्टी बना लूंगा। उस प्यारे पप्पी के बारे में सोचकर रोमांटिका खुश होने लगती है, लेकिन उसे डेसर अभी भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो हर वक्त हंसता रहता है और ऊपर से वो उसका सीक्रेट भी जानता है। टेस्ट के दौरान वो बिल्कुल बेफिक्र था, फिर भी उसने मैजिक नाइट को हरा दिया। उसके ऊपर से वो इनवर्स स्पेल का भी यूज कर सकता है, जबकि वो सबसे निचले सर्कल में है। वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके सीक्रेट्स का पता लगा सके। दूसरी तरफ प्राम एक अजीब सी तलवार को देख रहा था। उसे यह तलवार उसकी माँ ने दी थी और कहा था कि जब तक उसके फादर उनके बारे में सोच रहे हैं ये तलवार चमकती रहेगी। लेकिन जैसे ही प्राम उस तलवार को हाथ में लेता है वो टूटने लगती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद डेसर उन दोनों को लेकर ब्रिजेट के ऑफिस में जाता है। ब्रिजेट उससे पूछती है कि वो ये पार्टी क्यों बनाना चाहता है। डेसर बताता है कि वो रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाना चाहता है, जो सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था। क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होने वाला है? मुझे पता है मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। वहीं प्राम टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो प्रोफेसर उसे बताती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट में हर ग्रेड के स्टूडेंट के रैंक का पता लगाया जाता है और इसमें अल्फा और बेटा साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए पार्टी में 3 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। एग्जाम में 2 पार्टीज आपस में लड़ती हैं और जो भी पार्टी जीतती है उसका रैंक ऊपर जाता है। लेकिन ज्यादा मेंबर्स होने का मतलब नहीं है कि वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी असेस की जाती है। इस टूर्नामेंट का मकसद ही सब स्टूडेंट्स के अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करना है। जो पार्टीज फाइनल राउंड में पहुंचेगी उन्हें अपने फाइनल मैच के लिए शैडो वर्ल्ड में भेजा जाएगा और इसमें से जो 9 स्टूडेंट्स टॉप पर होंगे उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलेगा। अगर वो लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। रोमांटिका को भी लगता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि अल्फा क्लास के पावर लेवल्स उनसे कहीं ज्यादा होते हैं, पर यही वजह है कि हमें ये करना होगा। सभी प्रोफेसर्स को लगता है कि बेटा क्लास को सिखाना यूजलेस है क्योंकि उनमें जरा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर हम तीनों सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो उन्हें मानना होगा कि वो गलत थे। ब्रिजेट फिर से उन दोनों से पूछती है कि क्या वो डेसर की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस पर वो दोनों ही हाँ कहते हैं। आगे वो हाई क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये सिर्फ अल्फा क्लास वालों के लिए है। जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाते हैं, जो कि बस एक घटिया सा रूम है, जो रूम कम और पुराना खंडर ज्यादा लग रहा था, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए दर्जनों चूहे पहले से ही मौजूद थे। डेसर कहता है कि उन्हें रूम की सफाई करनी होगी, लेकिन रोमांटिका को चूहे से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो डेसर कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो सब संभाल लेगा। जो सुन के रोमांटिका को लग रहा था कि वो उनके लिए अलग रूम ढूंढने वाला है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चूहों के बिलों में कपड़ा ठूस दूंगा। अपने सामने कोई भी रास्ता ना देखते हुए उन्हें पूरे रूम की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन इतनी सफाई करके रोमांटिका के रंग ही उड़ जाते हैं। डेसर कहता है कि अब समय हो चुका है, जो सुन के रोमांटिका को लग रहा था कि वो वापस रूम में जाने की बात कर रहा है। रूम में? बिल्कुल भी नहीं, अब तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारी घटिया पार्टी को कभी ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी रोमांटिका को याद आता है कि उसका असली गोल क्या है और वो ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगती है। अरे ओ मैडम, वो एग्जिट है, ट्रेनिंग हॉल तो दूसरी तरफ है। सबसे पहले डेसर रोमांटिका को ट्रेन करने लगता है ताकि वो उसके मैजिक की एक्यूरेसी को ठीक कर सके। रोमांटिका कहती है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है,
और वो काफी सारे मैजिक अटैक्स उसी सर्कल के ऊपर करती है। और डेसर उसे बताता है कि उसे उस सर्कल पे नहीं बल्कि उस सर्कल के सेंटर पर अटैक करना होगा और उसे यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि पास्ट में उसने ऐसा बैटलफील्ड में करके दिखाया है। पर क्योंकि रोमांटिका चिड़ी हुई थी वो उसे और भड़काता है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो क्यों ना तुम और साफ सफाई करो। ये सब सुन के रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगली ट्रेनिंग के लिए डेसर रोमांटिका से कहता है कि वो बॉल को दूसरे सर्कल में डाले। अरे नहीं नहीं मोहतरमा, फेंक के नहीं डालना है, विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तुम्हें हवा को ही कंट्रोल करना है। डेसर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहली ही बार में बॉल को मूव कर पाती है। अपनी तारीफ सुनकर रोमांटिका शर्माने लगती है। इसके बाद प्राम खुशी खुशी डेसर के पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे तलवारबाजी सिखाएगा। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तलवारबाजी पहले ही इतनी अच्छी है कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो। तुम्हें बस इस भारी भरकम तलवार की जगह हल्की तलवार को यूज करना है, जैसे कि एक रेपियर। ये सुनने के बाद प्राम उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है और उन्हें रोमांटिका की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पूरे जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही है। प्राम डेसर को अपने रूम में लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक कॉमनर थी और उसका पिता एक नोबल जिसने कभी उसकी माँ से शादी नहीं की और उसके लिए सिर्फ ये तलवार छोड़कर गए। उस तलवार को देखकर डेसर पहचान जाता है कि प्राम इसी वेपन का यूज किया करता था। आगे प्राम बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसे इस तलवार के बारे में पता चला और तब से ही वो इसके साथ कड़ी ट्रेनिंग करने लगा ताकि जब वो अपने फादर से मिले उन्हें उस पर गर्व हो। लेकिन जब उसकी माँ की मौत होने वाली थी तब उन्होंने उससे कहा कि वो अपने फादर से मिलने की कोशिश भी ना करे क्योंकि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि वो उनका नाम भी नहीं जानती। अब बिना नाम जाने सब कुछ कर लिया कुलक्षणी। इस दुनिया में एक नोबल का एक कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर प्राम अपने फादर से मिलने गया होता तो वो अब तक जिंदा भी ना बचता। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें बचा रही थी प्राम। प्राम कहता है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता था और उन्हें ढूंढने के लिए ही उसने हाब्रियन एकेडमी को ज्वाइन किया और इस तलवार को एक अप्रेजर के पास लेकर गया ताकि उसे और भी क्लूज मिल सके। और उन्होंने उसे बताया कि ये बिल्कुल आम तलवार है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। उसे लगा था कि उसके फादर उससे प्यार करते हैं इसलिए उसके लिए ये तलवार छोड़कर गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्राम उस तलवार का यूज नहीं करना चाहता। 3 दिन बाद वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और रोमांटिका उस सर्कल के अंदर बॉल को पहुंचा देती है जो करके वो बहुत खुश थी। लेकिन डेसर उससे कहता है कि बॉल अभी भी सर्कल के अंदर नहीं टिक रही है तो उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी डेसर उसके काफी करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए उसे नेटा का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है। जिसके बाद वो प्राम से जाकर पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार को देख सकता है, लेकिन प्राम उसे बताता है कि वो उसे तलवार नहीं दे सकता क्योंकि उसने उसे बेच दिया है। इसके बाद प्राम डेसर को उसी शॉप पर लेकर जाता है जहां पर उसने तलवार बेची थी, लेकिन उसके बाहर साफ साफ लिखा हुआ था कि वो रिफंड नहीं ऑफर करते। प्राम डेसर से कहता है कि वो उस तलवार को पकड़ना भी नहीं चाहता, तुम मुझे एक मौका तो दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी वही करना। जब वो शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उनके लिए दरवाजा खोलता है। ओहो चटकू, तू तो कल यहाँ पर आया था और आज इस नए लौंडे को लेकर आया है। चल एक बात बता, खरीदने आया है या फिर बेचने? मैं उस रैपियर को देखने आया हूँ जो कि ये कल बेच कर गया था। तुम्हें बाहर देखना नहीं आता क्या? बेची हुई चीज वापस नहीं की जाती। मैं उसे वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं असल में उसे खरीदने आया हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, इस तलवार की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये काफी हल्की है जो देखकर मैं समझ चुका था। ये कैमोविन है ना? ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी है। अरे वाह, तुम इसके बारे में जानते हो। इसे नोबल्स उन्हें देते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। ये सुन के प्राम समझ जाता है कि उसके फादर ने उसकी माँ को इसे इसलिए दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो इसके 40% लगेंगे, 40 सिल्वर कॉइन्स। ये सुन के प्राम भड़क जाता है क्योंकि जब वो उसे बेचने आया था तो उसने सिर्फ उसे 3 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। बेटा हमारो धंधो छे, समझियो। डेसर प्राम को शांत करवाता है और उसे 40 सिल्वर कॉइन्स देकर तलवार को खरीद लेता है। अपने मैजिक से चेक करने पर उसे पता लगता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था। डेसर प्राम को बताता है कि हिल्ट पर एक निशान है जिसे दबाकर उसे खींचना होगा। जब प्राम ऐसा करता है वो देखता है कि उस तलवार के अंदर एक और तलवार थी जो कि बहुत ज्यादा चमकीली थी। ना ही ये सिल्वर है ना ही आयरन। डेसर उसे बताता है कि ये ब्लैंसियम से बना है जो कि स्टील से भी मजबूत और पंखों से भी ज्यादा हल्की होती है और इसे हाईएस्ट क्वालिटी वेपन में यूज किया जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन वो टकला उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर वो तलवार सच में ब्लैंकियम से बनी है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अंकल तमें तो बहु लीचड़ छो, तामने गुजराती आवड़े छे। अरे ओ चिलगोजो, उस तलवार को यहाँ रखो और दफा हो जाओ। माफ करना, वो तो नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो टकला डेसर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। आगे जब वो फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला था प्राम उसके सामने आ जाता है। अरे तुमने तो कहा था कि
तुम तलवार को दोबारा हाथ भी नहीं लगाओगे। अरे मतलब वो सब तो मैं भावनाओं में बह गया था। वो हो जी। अरे बह क्यों रहा इतना यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। वो टकला प्राम के ऊपर अटैक करने जाता है जिसे वो बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है और जब वो प्राम को ग्लो करता हुआ देखता है वो लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो फिर से प्राम के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन वो बड़ी ही आसानी से काउंटर करता हुआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है और वो टकला उसे देख भी नहीं पाता। लेकिन प्राम ने जितने भी अटैक्स किए थे उससे बस हल्के फुल्के कट ही आए थे। टकला जानबूझकर अपनी तलवार को जमीन में फंसा देता है और जब प्राम उसके ऊपर अटैक करने आता है वो प्राम को ऐसी लात मारता है जिससे वो उड़ता हुआ दीवार में टकराता है। ये देखकर डेसर उससे कहता है कि वो अपने फादर पर भरोसा रखे। तभी प्राम देखता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था जो पढ़कर वो फिर से खड़ा होता है। मैं नहीं जानता तुम्हें ये पहले से पता था या फिर नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा। जिसके बाद वो उस टकले की तरफ बढ़ने लगता है और जब वो प्राम के ऊपर अटैक करता है वो अपनी तलवार से उसके वेपन को ही काट देता है और फिर अपने अगले अटैक से उसे बेहोश कर देता है। प्राम कहता है कि वो इस तलवार की वजह से ही जिंदा है और इन सब के लिए अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन शॉपकीपर बताता है कि वो दरवाजा सिर्फ उस टकले से ही खुल सकता है और अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें तलवार को यहीं रख देना चाहिए। लेकिन तभी प्राम उस दरवाजे को ही काट देता है। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं और इतना सब कुछ करने के लिए प्राम उसका शुक्रिया अदा करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त एक दूसरे के लिए इतना तो करते ही है। ये सुन के प्राम इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था लेकिन अब आखिरकार उसके पास कोई है जिसे वो अपना कह सकता है। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी और वो आखिरकार उस बॉल को उस सर्कल के बीचों बीच उतारती है, जिसके बाद वो उसी सर्कल पर काफी सारे अटैक्स को बिल्कुल उसके सेंटर में मारने की कोशिश करती है और इस बार भी वो सक्सेसफुल होती है। जिसके बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी थी जहाँ पर थोड़ी देर बाद नेटा आता है। इसके बाद वो साथ में खाना खा रहे थे। तुम जरूर यहाँ पर मेरी पार्टी को ज्वाइन करने आए हो, आओ मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी के मेंबर्स से मिलाता हूँ। लेकिन रोमांटिका उसके गिफ्ट को वापस देती है जो देखकर नेटा को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। रोमांटिका बताती है कि ऐसा तो है ही और साथ ही उसने बीटा क्लास में एक पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है, जो सुन के नेटा को लगता है कि उन लोगों ने जरूर उसे डराया होगा। लेकिन रोमांटिका बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वो लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे लेकिन उस पार्टी का लीडर उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। रोमांटिका उसे याद दिलाती है कि उसने कॉमनर्स को कूड़े के बराबर कहा था। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो कूड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो रोमांटिका उसे बताती है कि वो भी एक कॉमनर थी, जो सुन के नेटा गंदा सा चेहरा बनाता है लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। आगे रोमांटिका कहती है कि वो पहले एक कॉमनर थी, इसी वजह से हायर रैंक होने के बावजूद भी उसे बीटा क्लास में रख दिया गया, लेकिन वो खुश है क्योंकि कम से कम उसकी पार्टी के मेंबर्स उसके जैसा चेहरा नहीं बनाते। नेटा कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि वो एक कॉमनर है तो वो उसे कभी इनवाइट न करता। वहीं रोमांटिका जाते हुए उससे कहती है कि उनकी पार्टी अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है, यानी अब से वो दोनों दुश्मन है। उसके जाने के बाद नेटा बहुत ज्यादा गुस्से में था और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा था कॉमनर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसके बाप की एक्सिक्यूशन की डिमांड कर रहे थे। ये सब याद करके नेटा कसम खाता है कि वो उन गंदे कॉमनर्स को कुचल कर रख देगा। आगे डेसर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड्स में थी, जहां रोमांटिका एक ही अटैक से अपने सामने की 5 मेंबर्स की टीम को हरा देती है। इसके बाद एक एक करके वो मैचेस को जीतते जाते हैं और धीरे धीरे टॉप 30 में पहुंच जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर ब्रिजेट खुश हो जाती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब सभी स्टूडेंट्स का वही टारगेट होने वाले हैं। दूसरी तरफ ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर एक आर्टिकल को देखकर गुस्से में आ रखा है जिसमें लिखा था कि एक पार्टी जिसमें सिर्फ बीटा क्लास के मेंबर्स हैं वो टॉप 30 में पहुंच चुकी है और क्या ये पहले लोग होने वाले हैं जो बीटा से अल्फा क्लास में जाएंगे। हम उस गंदगी को अल्फा क्लास में नहीं आने दे सकते। तुम भले ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो पर ट्रेडिशंस को मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए फाइनल राउंड में तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े ये गंदी नाली के कीड़े टूर्नामेंट से बाहर जाने चाहिए। हम उन्हें सिंगल रैंकर्स नहीं बनने दे सकते। जिसके बाद वो एजेस से बात करता है जो कहती है कि उसे यकीन है कि वो डेसर को हरा सकती है। एजेस की फर्स्ट ईयर ब्लू मून की लीडर है और वो अपनी जिंदगी की पहली हार का बदला वो लेकर रहेगी। इसके बाद पर्सिवल और नेटा एजेस के पास आते हैं। उसे लगता है कि वो उसके लीडर बनने के खिलाफ है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है और वो उससे कुछ और कहना चाहते हैं। पर्सिवल कहता है कि वो प्राम को अपने हाथों से कुचलना चाहता है, वही नेटा रोमांटिका से लड़ना चाहता था। एजेस्ट उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो साथ में लड़ते हैं तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन उन्हें अपने बदले के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो एजेस्ट उनकी रिक्वेस्ट को मान जाती है, लेकिन वो जाते जाते उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डेसर को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका शिकार है। दूसरी तरफ डेसर सोच रहा था कि क्या रोमांटिका और प्राम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं और वो उन्हें बताता है कि वो ट्रेनिंग नहीं करने वाले बल्कि फाइनल राउंड के लिए उन्हें कुछ और करना है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर उनके सामने बुक्स रख देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि उन दोनों को अब हिस्ट्री पढ़नी होगी। डेसर उन्हें बताता है कि फाइनल राउंड अकेडमी के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड में होगा, जहाँ पर ऐतिहासिक इवेंट्स फिर से
क्रिएट किए जाते हैं और अगर वो उन्हें रोकने में कामयाब होंगे तो वो शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर देंगे। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पर हम नहीं जानते कि कौन से इंसिडेंट्स आएंगे। तो बस मैंने तुक्के मार के ये बुक्स निकाली हैं, लेकिन ऑब्वियसली डेसर जानता था कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है। वहीं पढ़ाई करते करते रोमांटिका देखती है कि प्राम डेसर को देख रहा था, जो देखकर वो उसे चिढ़ाने लगती है। अरे क्या इधर प्यार के बुलबुले फूट रहे हैं? तुम्हें डेसर पसंद तो नहीं आ गया है? बोलो बोलो। लेकिन जब वो दोनों मस्तीखोरी कर रहे थे, एक बुक डेसर के सर पर जाकर गिरती है और डेसर उनसे स्माइल करता हुआ कहता है कि उनके लिए बेहतर होगा अगर वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके थोड़ी देर बाद एजस्ट डेसर के पास आती है। अरे एजस्ट, काफी समय हो गया मिले हुए। मैंने सुना तुमने ब्लू मून को ज्वाइन कर लिया। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें तो ऐसे ही पार्टी में होना चाहिए। एजस्ट सीधा मुद्दे की बात शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को पूरा करती, डेसर बोलने लगता है, तुम यहाँ पर वॉर डिक्लेयर करने आई हो ना? एजस्ट कहती है कि उसने बिल्कुल सही समझा है। उसने पहली बार उसे कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा और वो इस बार उसे हरा कर रहेगी। ये सब सुनकर डेसर बस स्माइल कर रहा था, क्योंकि जानबूझकर उसने उससे लड़ते हुए इतनी ज्यादा मेहनत की थी ताकि वो उसे हराने के लिए और ज्यादा ताकतवर बने, जो फ्यूचर में उन सब के लिए बेहतर होगा। इसके बाद फाइनल राउंड का दिन आ जाता है, जहाँ पर पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। वहीं डेसर की टीम फालतू की बातें कर रहे थे, जो देखकर डेसर समझ जाता है कि वो दोनों बिल्कुल नर्वस नहीं है। जिसके बाद वो तीनों स्टेडियम में एंटर करते हैं, जहाँ पर एक ब्लू मून का लड़का जब डेसर को देखता है, उसे वो बिल्कुल एक लल्लू जैसा लग रहा था। जितनी उसकी तारीफ हो रही है वो तो उसके बिल्कुल लायक नहीं है। लेकिन एक लड़की उससे कहती है कि उसे डेसर को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक और लौंडा कहता है कि उन्हें डेसर जैसे छोकरे के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अनाउंसर बताती है कि फाइनल राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है और शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक इंसिडेंट को सॉल्व करना होगा। वो जीतने के लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गंभीर रूप से घायल होते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो भी शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और टॉप 9 को सिंगल रैंकर्स का टाइटल। डेसर और उसकी टीम रैंकिंग में सबसे नीचे है। अगर हम सिंगल रैंकर्स बनना चाहते हैं तो हमें अकेले ही शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना होगा या फिर बाकी सभी टीम्स को हराना होगा। इसके बाद उन सबके सामने पोर्टल्स खुल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स जाते हैं और लास्ट में डेसर और उसकी टीम की बारी थी। वो तीनों जब अंदर जाते हैं उन सबको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि सबकी लोकेशन रैंडमली चूज की गई है। डेसर सोचता है कि उसे सबसे पहले प्राम और रोमांटिका को ढूंढना होगा, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिससे वो किसी तरह डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि ये वही नीले बालों वाली लड़की है। वो कहती है कि उसकी किस्मत कमाल की है, जो शैडो वर्ल्ड में पहुंचते ही उसे डेसर मिल गया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था मैं इतना फेमस हूँ, पर किसी वैसे नहीं दूंगा। हाँ, वो लड़की डेसर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो फायर मैजिक का यूज करके उसकी बर्फ को पिघला देता है। जिसके बाद वो अपने एक्वा वेव अटैक का यूज करती है। डेसर अपने फायर अटैक से उसे रोक देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ भाग फैलने लगती है। वहीं डेसर समझ चुका था कि उसका दूसरा स्पेल डिफेंसिव है। वो उस स्पेल को अपने वाटर मैजिक के साथ कंबाइन करती है, जिसकी वजह से बर्फ जमने लगती है और टूटकर चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद वो लड़की विंड मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से वो सारे बर्फ के टुकड़े तेजी से घूमने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि उसका मैजिक ऐसा है जिसे उसके जैसा कॉमनर कभी भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन डेसर अभी भी हंस रहा था। मोहतरमा, तुम्हें इधर उधर नहीं मेरे वाइटल्स पर अटैक करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपने मैजिक पर कंट्रोल ही नहीं है। इसके बाद डेसर चुटकी बजाता है, जिससे उसका पूरा मैजिक सर्कल ही टूट जाता है। डेसर सारे बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि वॉर में उसे अपने अपोनेंट को कभी कम नहीं समझना चाहिए और अपने अगले मूव की तैयारी रखनी चाहिए। और वो उस बड़े से क्रिस्टल से लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कॉमनर का अटैक उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन डेसर उस क्रिस्टल के काफी टुकड़े कर देता है, जो कि बैरियर के इधर उधर से घूमकर उस लड़की को हरा देते हैं। जिसके बाद उस लड़की की हार की अनाउंसमेंट होती है। दूसरी तरफ एक लड़का मस्तवादियों का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक विंड अटैक होता है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ये अटैक रोमांटिका ने किया था। अब टोटल 27 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और रोमांटिका और प्राम एक दूसरे को ढूंढ चुके हैं, लेकिन प्राम को डेसर की फिक्र हो रही थी, जो देख के रोमांटिका को वो बड़ा प्यारा लग रहा था। वो अपने विंड मैजिक का यूज करके आसपास एनिमीज को डिटेक्ट करती है और जो अकेला था उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी वो अटैक गायब हो जाता है और 2 स्टूडेंट्स उसके सामने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि डिटेक्शन मैजिक की एक कमी है कि इससे यूज करने वाले की लोकेशन भी रिवील हो जाती है। बीटा क्लास के कबाड़ को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। रोमांटिका कहती है कि थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा उनमें से कबाड़ है कौन। तभी अचानक से प्राम उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिसके बाद वो लड़की भी मैजिक से प्राम के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपनी स्पीड की वजह से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था, जो देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का जमीन पर अटैक करके चारों तरफ धूल उड़ा देता है और लड़की से कहता है कि वो मैजिक से
उन दोनों को हरा दे। तो सबसे पहले वो डिटेक्शन मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसकी वजह से रोमांटिका को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो अपने एक ही विंड अटैक से उसे हरा देती है और उनकी बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले तो खुद को छुपाया और खुद ही डिटेक्शन मैजिक का यूज करके अपनी लोकेशन रिवील कर दी। वो लड़का उसके ऊपर भड़कने लगता है, पर प्राम उसे याद दिलाता है कि उसे उस पर ध्यान देना होगा, लेकिन असल में वो बस उसका ध्यान भटका रहा था और रोमांटिका उसके ऊपर भी अटैक करके उसे हरा देती है। अब टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और वो दोनों सोचते हैं कि अगर बाकी के भी इतने नल्ले हुए तो वो आसानी से जीत जाएंगे, और वो दोनों कहते हैं कि ये सब डेसर की वजह से है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर बने। जिसके बाद रोमांटिका चिल्लाते हुए डेसर को बाहर आने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो पास में ही छुपा हुआ है। ओह, तुम्हें मेरे बारे में पता था, मैं जानता था तुम संभाल लोगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। वहीं उसे देखकर रोमांटिका समझ जाती है कि जिस पर उसने पहले अटैक किया था वो डेसर ही था। उसे लग रहा था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन डेसर ने उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। डेसर उन दोनों की तारीफ करता है और एक कुत्ते की तरह उनके सर पर हाथ फेरने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। तभी शैडो वर्ल्ड की दुनिया में काले बादल छा जाते हैं और अब टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। वहीं डेसर अपनी टीम को बता रहा था कि उनके पास अल्फा क्लास में जाने के 2 रास्ते हैं, या तो वो सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को क्लियर करें या तो टॉप 9 में पहुंचे, और यही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अकेले अगर उन्होंने शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने की कोशिश की तो बाकी सभी टीम्स उनके ऊपर अटैक करने लगेंगी। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो सब एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जहां रोमांटिका सोच रही थी कि उसने कभी बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जाने के बारे में सोचा भी नहीं, और अगर उसने नेटा की इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अब तक उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता लग गया होता। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी डेसर उसके सर पर हाथ रखता है। तो टेंशन ना ले बालिका, तो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तभी अचानक से शैडो वर्ल्ड में एक घंटी बजने लगती है और डेसर उन्हें याद दिलाता है कि इस बारे में उन्होंने पढ़ा था। वो प्रीवियस क्लॉक टावर की दुनिया में है। वो एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जो कि हर थोड़ी देर में मॉन्स्टर्स बनाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर बनाया है और सर्वाइवल क्वेस्ट शुरू हो चुका है। सभी टीम्स को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचना होगा, और सभी टीचर्स को लगता है कि अब बीटा क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर ब्रिजेट को देखकर हंसता है। तभी उन तीनों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और अनाउंसमेंट होती है कि अब 17 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। थोड़ी देर में ही उनके सामने से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे डेसर से चिपक जाते हैं। वो चूहा जोर से चिल्लाता है, जो देखकर डेसर उन सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। रोमांटिका उनके ऊपर विंड मैजिक से अटैक करती है, लेकिन इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और डेसर कहता है कि उन्हें उनके कमांडर पर अटैक करना होगा, जो कि उनके ही बीच में कहीं पर है। डेसर जानता था कि उन चूहों का पसंदीदा खाना इंसानी खून है, तो वो अपनी उंगली काट कर थोड़ा खून उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से मेन चूहा वहां से बाहर कूदता है और रोमांटिका उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसके अटैक के बावजूद भी वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो सभी चूहे फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेसर सभी को वहां से जाने को कह रहा था, लेकिन तभी प्राम आगे जाकर उन चूहों के बीच में चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी टीम्स भी उन चूहों से काफी मुश्किल से लड़ पा रही है और अब टोटल सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। रेड टीम के सामने भी बहुत सारे चूहे हैं, लेकिन उनका लीडर फायर मैजिक का यूज करता है। दूसरी तरफ ग्रीन टीम के सामने एक छोटा सा चूहा आता है। हम इससे डर रहे थे, और चूहे भाग यहाँ से। लेकिन तभी वो चूहा चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उनके पास भी हजारों चूहे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ प्राम उन चूहों के बीचों बीच है और उनके कमांडर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं बाहर डेसर अपने हाथों से ही चूहों के ढेर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो फिर से प्राम को खोना नहीं चाहता था। तभी प्राम उस कमांडर के ऊपर अटैक करके उसे हराकर बाहर आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने सर्वाइवल क्वेस्ट को पूरा कर दिया है। वहीं फाइट की वजह से प्राम बहुत ज्यादा थक गया था और डेसर उसे एक पेड़ के नीचे सुला देता है। वहीं डेसर जानता था कि प्राम चूहों से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन फिर भी उसे इस मुसीबत में पड़ना पड़ा। वो उन सब की इंप्रूवमेंट को देखकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो खुद को मुक्का मारता है और याद दिलाता है कि उसके यहाँ पर होने की सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने दोस्तों को दोबारा खोना नहीं चाहता। इसके बाद डेसर वापस आता है और प्राम उसके मुंह पर लगे निशान के बारे में पूछता है, लेकिन डेसर बात को काटता हुआ कहता है कि अब उन्हें उस क्लॉक टावर की तरफ बढ़ना होगा। जिसके बाद हम बाकी की टीम्स को देखते हैं। एजस ने सभी चूहों को बर्फ में जमा कर हरा दिया था और रेड टीम के लीडर ने सभी चूहों को जला दिया था। दूसरी तरफ डेसर और ब्लू मून की टीम उस क्लॉक टावर के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने लगते हैं, जिससे वो ब्लॉक करने की कोशिश तो करते हैं पर उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी और इसकी वजह से उनकी टीम के 2 मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उन अटैक्स को देखकर एजस्ट पहचान जाती है और हम देखते हैं कि रोमांटिका टावर के ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर रही थी। एजस्ट बाकियों के साथ टावर की तरफ बढ़ने लगती है, जिस दौरान उन्हें रोमांटिका के अटैक से भी बचना था। रोमांटिका डेसर से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब एजस्ट की टीम को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। डेसर कहता है तो उन्हें जाकर दूसरी टीम्स के ऊपर अटैक करना चाहिए। रोमांटिका कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सारी टीम्स इस टावर के अंदर इकट्ठा हो जाएगी। मोहतरमा, यही तो मैं करना चाहता हूँ। जिसके बाद रोमांटिका ग्रीन टीम के ऊपर अटैक
करके उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देती है। इसके बाद डेसर एक दीवार पर अपनी पावर्स को यूज करता है। दूसरी तरफ जब ब्लू टीम टावर के अंदर जाती है, उनके सामने अल्फा क्लास की 2 और टीम्स थी, जहां उन दोनों ही टीम्स को लग रहा था कि ब्लू मून ने छुपकर उनके ऊपर अटैक किया था। नेटा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। एजेस्ट उनसे पूछती है कि उनके पास इसका क्या सबूत है, तो रेड टीम का लीडर कहता है कि उनके अलावा इतने सारे स्पेल्स एक साथ कोई और कास्ट नहीं कर सकता। जो सुन के एजेस्ट समझ जाती है कि अगर वो उन्हें बताते भी हैं कि ये बीटा क्लास के मेंबर्स ने किया है, तब भी वो नहीं मानेंगे, और उसे यकीन है कि डेसर का यही प्लान था। एजेस्ट उन दोनों को पीछे रहने को कहती है, क्योंकि वो अकेले ही उन सबको हराने के लिए काफी थी। ये सुन के रेड टीम का लीडर भड़क जाता है और उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन एजेस्ट उसके मैजिक से बाहर आकर उसके एक टीम मेंबर को लात मारती है और फिर एक मैजिक स्पेल कास्ट करके उनकी एक और टीम मेंबर को फ्रीज कर देती है। ये सब देखकर ग्रीन टीम रेड टीम के साथ टीम अप करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन्हें सिंगल रैंकर बनने का सिर्फ यही रास्ता दिख रहा था। लेकिन उन सब के साथ में मिलकर लड़ने के बावजूद भी वो एजेस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे टावर में गूंज रही थी, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है और डेसर उनसे कहता है कि उसका प्लान काम नहीं किया, क्योंकि एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, यानी कोई भी स्टूडेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। इसके बाद एजेस्ट अपनी टीम के पास ऊपर पहुंच जाती है और बताती है कि उसने बाकियों को सिर्फ अपनी जगह पर रोक दिया है। इसके बाद वो उन सब के आगे खड़े हो जाते हैं जिनसे वो लड़ना चाहते थे, और एजेस्ट कहती है कि उनका प्लान घटिया था, क्योंकि अगर वो सच में खुद को सिंगल रैंकर्स के लायक साबित करना चाहते हैं तो उन्हें खुद लड़ना चाहिए। जिसके बाद एजेस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके डेसर और खुद को नेक्स्ट फ्लोर पर ले जाती है, और जब वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं, नेटो और पर्सिवल उनके सामने आ जाते हैं। ऊपर डेसर की हालत बुरी लग रही थी, लेकिन एजेस्ट उसे खड़ा होने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि इतना उसे हराने के लिए काफी नहीं था। तभी डेसर स्टोन्स को उसकी तरफ फेंक देता है, जो कि उसके पास जाकर सांप में बदल जाते हैं, पर डेसर अपने आइस मैजिक का यूज करके उन्हें समय पर जमा देती है, जिससे वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। दूसरी तरफ पर्सिवल और प्राम की फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें पर्सिवल प्राम के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि उसकी बड़ी वाली तलवार कहाँ है, लेकिन प्राम उससे कहता है कि वो बकबक करना बंद करे। जिसके बाद गुस्से में पर्सिवल उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक प्राम तक नहीं पहुंच रहा था। प्राम की स्किल्स और स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी इतना इंप्रूव कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार तो उसने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया था। प्राम उसे किक मारकर नीचे बिठा देता है। पर्सिवल उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया, लेकिन प्राम उसका जवाब देने से सीधा मना कर देता है। दूसरी तरफ नेटा और रोमांटिका की फाइट में नेटा को जरा भी मुश्किल नहीं हो रही थी। मुझे तो लगा था तुम सर्कल 2 में हो, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? रोमांटिका ने पहले ही अपना काफी ज्यादा माना यूज कर लिया था और क्लोज कॉम्बैट में वो अच्छी नहीं है। नेटा उसके ऊपर अटैक करके उसे हराने वाला था, लेकिन तभी एक आइस पिलर टूट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर धूल उड़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर रोमांटिका डेसर के ऊपर अटैक करने लगती है, जो देखकर नेटा समझ जाता है कि रोमांटिका विंड की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगा रही है। लेकिन नेटा के पास एक आइटम थी जिससे वो वहां की सारी धूल को साफ कर देता है और फिर से रोमांटिका के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी और वो देखती है कि उसके गले में वही आइटम है जो कि उसने उसे गिफ्ट की तरह दिया था, और नेटा कहता है कि इस गिफ्ट के लायक एक कॉमनर कभी हो ही नहीं सकता। रोमांटिका उससे कहती है कि वो फालतू की बातें करना बंद करे। वो यहाँ पर नोबल और कॉमनर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स हैं, और उससे भी पहले एक इंसान। लेकिन खुद को एक कॉमनर से कंपेयर होता हुआ देखकर उसका पारा चढ़ने लगता है और कहता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लास, टैलेंट, स्ट्रेंथ, पैदा होने से अब तक उनकी जिंदगी में कुछ भी एक जैसा नहीं हुआ है। जिसके बाद वो मैजिक कास्ट करके उसके चारों तरफ आग जला देता है, और इससे पहले कि रोमांटिका कुछ कर पाती, वो एक और स्पेल को कास्ट करता है जिससे वो जाकर दीवार में टकरा जाती है। ये देखकर प्राम उसकी मदद करने आता है, तो रोमांटिका बताती है कि उसने उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। नेटा पर्सिवल से कहता है कि वो अकेला ही सभी कॉमनर्स को खत्म कर देगा और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो प्राम उससे लड़ने के लिए आगे आता है ताकि रोमांटिका अपने माना को रिकवर कर सके, लेकिन नेटा अपने मैजिक से उसे दो पत्थरों के बीच में कुचल देता है और रोमांटिका के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर प्राम वहां से बाहर आकर नेटा को रोक देता है। रोमांटिका प्राम से कहती है कि वो पर्सिवल को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। नेटा उसके पीछे है तो वो अकेली उससे लड़ेगी। ये सुन के प्राम समझ जाता है कि वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन वो कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो तीनों साथ में सिंगल रैंकर्स बनेंगे। दूसरी तरफ एजेस्ट डेसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके उन्हें तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने मैजिक से दीवारों पर चलती हुई उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो फिर से उसके स्पेल को तोड़ देता है। इसके बाद वो दोबारा से आइस मैजिक का यूज करती है और डेसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो चुटकी बजाकर उसके स्पेल को तोड़ देता है। जिसके बाद अटैक करने की बारी डेसर की थी। वो फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है और जमीन से एक और फायर स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन डेसर अपने आइस मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेती है। एजेस्ट उससे पूछती है कि माना, स्पीड और हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो हर चीज
जिसमें उससे बेहतर है, फिर भी उसे क्यों नहीं हरा पा रही। लेकिन ये सब सुनकर डेसर बस स्माइल करता है और कहता है कि उसे फाइट में और मजे करने चाहिए। लेकिन एजस्ट को लगता है कि वो सिर्फ एक ही चीज में पीछे है और वो है एक्सपीरियंस। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन डेसर उसके ऊपर फायरबॉल से काउंटर करता है। लेकिन वो उसके सभी फायरबॉल्स को डॉज करती हुई उसके पास पहुंच जाती है। एंड वक्त पर डेसर अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन एजस्ट की ताकत अभी भी उससे ज्यादा थी और वो उसे धक्का देकर दीवार में मार देती है। जिसके बाद वो फिर से लगातार डेसर के ऊपर अटैक करती जाती है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो उसे नहीं हरा पाती। लेकिन डेसर अभी भी उससे पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है, क्योंकि आज तक उसकी जितनी भी फाइट्स हुई हैं उसे टक्कर का ओपोनेंट कभी मिला ही नहीं। डेसर याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में एजस्ट हमेशा बोर्ड दिखती थी, क्योंकि उसे कभी कोई टक्कर का ओपोनेंट मिला ही नहीं। एजस्ट कहती है कि उसे मजे का तो नहीं पता, लेकिन वो उसे हराना चाहती है। जिसके बाद वो एक स्पेल को कास्ट करके उस पूरी जगह को एक बर्फ के थ्रोन रूम में बदल देती है और सिंहासन पर बैठकर उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन एन वक्त पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बहुत सारे मैजिक सर्कल्स को कास्ट करती है और उन सब से एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन डेसर को जरा भी डर नहीं लग रहा था और वो अपने इनवर्स स्पेल को कास्ट करके उसके सभी स्पेल्स को ब्लॉक कर देता है। एजस्ट फिर से उन्हें कास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेसर उन्हें भी खत्म कर देता है। डेसर याद करता है कि ये फ्रोजन पैलेस ऑफ विजन मैजिक है, जिसमें एजस्ट बिना किसी लिमिट के अपने मैजिक का यूज कर सकती है। ये काफी एडवांस्ड स्पेल है और वो ये जानकर हैरान है कि वो अभी से उसका यूज कर सकती है। उसके सब स्पेल्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ डेसर कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके स्पेल्स कभी उस तक नहीं पहुंचेंगे। एजस्ट को लगता है कि वो अकेले अपनी तलवार या फिर अकेले मैजिक से उसे नहीं हरा सकती। जिसके बाद वो अपनी तलवार को उठाकर उस आइस पैलेस को हटा देती है और जब डेसर देखता है कि वो क्या कर रही है, वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राम नेटा के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और किक मार के उसे उड़ता हुआ दीवार की तरफ फेंक देता है। ब्राम कहता है कि पर्सिवल के फाइट को ज्वाइन करने से पहले उन्हें नेटा को हराना होगा, लेकिन तभी नेटा खड़ा होता है और पर्सिवल से उन्हें हराने के लिए मदद मांगता है और पर्सिवल भी तैयार हो जाता है और वो एक साथ दोनों तरफ से रोमांटिका और प्राम के ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन एन वक्त पर रोमांटिका उनके मुंह के आगे अपने मैजिक को कास्ट करती है, जिससे वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एजस्ट अपने स्वॉर्ड को आइस मैजिक से ट्रांसफॉर्म करती है। डेसर पहचान जाता है कि एक मैजिक स्वॉर्ड है जिसे कि सिर्फ मैजिक नाइट्स ही यूज कर सकते हैं। आमतौर पर इस स्किल को मास्टर करने के लिए 10 साल लगते हैं, लेकिन एजस्ट ने एक पल में ही इसे अचीव कर लिया। डेसर अपने मैजिक से पत्थरों को फेंक कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एजस्ट दूर से ही अपनी तलवार को स्विंग करती है, जिससे वो पत्थर आइस में बदलकर टूट जाते हैं। जिसके बाद वो फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन एजस्ट इसे भी एक झटके में ही रोक देती है। जिसके बाद वो पूरी स्पीड से डेसर की तरफ बढ़ती है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देती है। उसे लग रहा था कि वो जीत चुकी है, लेकिन तभी वो देखती है कि डेसर एक इनवर्स स्पेल को कास्ट कर रहा था, लेकिन किस पर उसे ये समझ नहीं आता। तभी वो देखती है कि वो इनवर्स स्पेल पूरे टावर पर कास्ट कर चुका है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि सर्वाइवल क्वेस्ट क्लियर हो चुका है और जिस स्टूडेंट ने इस टावर को क्लियर किया है उसका नाम डेसर है। ये सुन के ब्लू मून के इंस्ट्रक्टर का खून खोलने लगता है। इसके बाद सभी टीचर्स मीटिंग में बैठे थे, जहाँ वो मोटू कहता है कि ब्रिजेट ने जरूर कोई चीटिंग की होगी, क्योंकि एक कॉमनर मैजिक नाइट को हराकर शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ टीचर्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनके पास ब्रिजेट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तभी हेड मास्टर अपने असिस्टेंट को कहकर सभी की लिस्ट दिखाता है जिन्हें उसने सिंगल रैंकर्स का टाइटल दे दिया था इस मीटिंग के शुरू होने से ही पहले। जिसके बाद वो कहता है कि उसने इस मीटिंग को सिर्फ उनके ओपिनियंस ही सुनने को रखा था, चाहे वो फालतू की बकवासी क्यों ना हो। इसके बाद उसका असिस्टेंट सभी 9 रैंकर्स के नाम लेता है, लेकिन हमें वो नहीं सुनाए जाते। दूसरी तरफ एजस्ट और डेसर साथ में बात कर रहे थे, जहाँ डेसर उसे बताता है कि उनका पहला प्लान सभी अल्फा स्टूडेंट्स को आपस में लड़वा कर जीतना था, लेकिन क्योंकि एजस्ट की वजह से वो प्लान फेल हो गया तो उन्हें शैडो वर्ल्ड को खुद ही क्लियर करने पर फोकस करना पड़ा। क्योंकि वो उस टावर में उनसे पहले पहुंचा था, उसने पहले ही अपनी एनालिसिस को शुरू कर दिया था, पर क्योंकि वो एजस से लड़ रहा था वो जल्दी अपने एनालिसिस को पूरा नहीं कर पाया। ये सब सुन के एजस को लगने लगता है कि वो पूरे टाइम बस उसकी उंगलियों पर नाच रही थी और वो शायद जीती भी इसलिए क्योंकि डेसर का मेन फोकस कभी लड़ाई पर था ही नहीं। लेकिन डेसर कहता है कि अगर उसकी तलवार हल्की सी तेज होती तो वो हार जाता। इसके बाद वहाँ पर प्राम और रोमांटिका भी पहुंच जाते हैं और डेसर उन दोनों की तारीफ करता है। एजस देखती है कि डेसर की टीम आपस में काफी क्लोज है और वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो डेसर से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहती है। ये सुन के रोमांटिका सीधा मना कर देती है, लेकिन डेसर उससे कहता है कि वो शाम को 6 बजे उनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद वो तीनों प्रोफेसर ब्रिजेट के पास जाते हैं, जहाँ उन्होंने पहले ही उनकी सेलिब्रेशन के लिए केक बना कर रखा था, क्योंकि वो तीनों के तीनों सिंगल रैंकर्स में प्रमोट कर दिए गए हैं। उनकी सेलिब्रेशन को देखकर ब्रिजेट पास्ट को याद करने लगती है, जब वो एक ऑर्फनेज में गई थी एक
एक छोटा बच्चा उसके पास आया था और उससे पूछा था कि क्या वो उसे मैजिक सिखा सकती है। इसके बाद वो उसे मैजिक सिखाने लगी और उसे इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर ब्रिजेट भी गर्व महसूस कर रही थी। इसके बाद वो तीनों घूमने फिरने बाहर निकलते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने अल्फा क्लास को ज्वाइन कर लिया तो वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। लेकिन डेसर थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उसे ही उठानी पड़ती हैं। लेकिन वो दोनों साथ में मिलकर आखिरकार उसे मना ही लेते हैं और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो मॉल में जाएंगे। सबसे पहले रोमांटिका नए नए कपड़े ट्राई करके उन दोनों को दिखा रही थी, लेकिन जब भी वो कोई कपड़ा पहन कर आती थी डेसर कहता है कि वो ठीक लग रही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं रोमांटिका उससे थोड़ा कुछ अच्छा सुनना चाहती थी, लेकिन वो उसे एक और मौका देती है और थोड़े अलग से कपड़े पहन कर आती है, जो देखकर डेसर कहने लगता है कि वो कमाल की लग रही है और वो कपड़े उसके ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं। लेकिन वो ये सब रोमांटिका से नहीं बल्कि प्राम से कह रहा था। इस टिंगू ने बेचारी से सारे अटेंशन को छीन लिया था। इसके बाद प्राम डेसर के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगता है और प्राम रोमांटिका को चुप कराता है क्योंकि डेसर की टाई को चुनने के लिए उसे पूरा फोकस करना होगा। लेकिन प्राम डिसाइड नहीं कर पा रहा था तो डेसर रोमांटिका को इशारा करता है कि वो कुछ करके इसे चुप कराए। लेकिन रोमांटिका वापस इशारा करती है कि जब प्राम ऐसा होता है तो उसे कुछ भी करके नहीं रोका जा सकता, जिसकी वजह से बेचारे डेसर को खड़ा ही रहना पड़ता है, चाहे इसकी वजह से उसकी टांगे ही क्यों ना हिलने लगी हो। ये भयानक घटना आखिरकार घट जाती है। रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि प्राम ने उससे भी ज्यादा टाइम लगा दिया शॉपिंग में, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि प्राम बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। इसके बाद वो अगले शॉपिंग एरिया में निकल जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एजस्ट पहुंच जाती है और कहती है कि कभी कभी वो नई जगहों पर आना पसंद करती है। तो डेसर अपने ग्रुप के साथ उसे इन्वाइट करता है, लेकिन वो इस इन्वाइट का मतलब कुछ और ही निकाल लेती है और उसे लगता है कि वो उसे रीमैच के लिए इन्वाइट कर रहा है। लेकिन डेसर उससे लड़ना नहीं चाहता था तो एजस्ट उससे कहती है कि वो बस बड़ा सा मजाक कर रही है। हे भगवान, ऐसे थोपड़े के साथ कौन मजाक करता है? इसने कभी जिंदगी में मजाक किया भी है? इसके बाद वो दोनों बाकियों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ प्राम आर्केड में है और भयंकर सी कॉन्सेंट्रेशन के बाद प्राम एक गिफ्ट को बाहर निकाल लेता है। वो डेसर के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ एजस्ट को देखकर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी एजस्ट बच्चों की तरह प्राम को उठाकर उसे डेसर के बगल में खड़ा कर देती है, जिसके बाद प्राम उसके ऊपर भड़कना बंद कर देता है और बेचारी रोमांटिका का फिर से कट चुका था। डेसर कहता है कि उन्हें एयर हॉकी खेलनी चाहिए, लेकिन प्राम बेचारा फिर से दुखी हो जाता है क्योंकि वो एजस्ट की टीम में जा चुका था। रोमांटिका अभी भी गुस्सा थी और डेसर उसे याद दिलाता है कि वो अकेडमी के सबसे तेज स्वॉर्ड्समैन और एक मैजिक नाइट के खिलाफ लड़ने वाले हैं। लेकिन प्राम कुछ ज्यादा ही सीरियस था और कहता है कि वो पलक झपकते ही इस मैच को खत्म कर देगा ताकि अगले राउंड में वो डेसर की टीम में आ सके। इसके बाद उन सब का मैच शुरू हो जाता है जहां सब कुछ बराबरी से ही चल रहा था, लेकिन तभी रोमांटिका अपने विंड मैजिक का यूज करती है और उन दोनों के बीच में से एक गोल कर देती है। डेसर रोमांटिका से कहता है कि मैजिक का यूज करना अनफेयर होगा, लेकिन एजस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो सुन के डेसर समझ जाता है कि यहाँ पर थोड़े पंगे होने वाले हैं। इसके बाद एजस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके एक गोल कर देती है और डेसर याद करता है कि एजस्ट हारने से कितनी ज्यादा नफरत करती है, लेकिन इसकी वजह से रोमांटिका और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और उनका मैच जारी रहता है, जिस दौरान डेसर अपने मैजिक का यूज करके एजस्ट के स्पेल को डिस्ट्रॉय करता है और फिर हिट करके उनके सामने गोल कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एजस्ट वहां से जाने लगती है और उनके साथ ज्वाइन होने देने के लिए डेसर का शुक्रिया अदा करती है। उसे जाता वो देखकर रोमांटिका खुश हो जाती है और कहती है कि उन्हें दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, पर वो दोनों उसे याद दिलाते हैं कि अब वो अल्फा क्लास में ही पढ़ने वाले हैं और वो ट्रेनिंग भी उनके साथ ही करेगी। अगले दिन रोमांटिका और प्राम अल्फा क्लास में जाते हैं, जो कि बेटा क्लास के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा था। अरे तुम तो काफी खुश लग रही हो, तो चलो सुबह की प्रैक्टिस करने चलते हैं। जिसके बाद प्रैक्टिस रूम में एजस्ट भी पहुंच जाती है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग के पास तलवार की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन रोमांटिका ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि एजस्ट प्राम को टक्कर दे रही है। इसके बाद एजस्ट उस बॉल को उस सर्कल के अंदर पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती, तो रोमांटिका उसे दिखाती है कि पिरो लोग इसे कैसे करते हैं। डेसर देखता है कि उसने ये काफी आसानी से कर लिया था, तो वो उसे 5-5 बॉल दे देता है, लेकिन रोमांटिका का कंट्रोल पहले से काफी अच्छा हो चुका है, तो वो आसानी से उन 5 बॉल्स को उस सर्कल के अंदर रख देती है। लेकिन तभी डेसर 10 बॉल्स को बाहर निकाल देता है और रोमांटिका परेशान होकर उस पर चिल्लाने लगती है। कुछ टाइम बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एजस्ट डेसर की ट्रेनिंग के तरीके की तारीफ करती है, जिसके बाद एजस्ट वहां से चली जाती है। वहीं डेसर की बॉल्स के साथ खेलते हुए रोमांटिका काफी ज्यादा थक चुकी है और वो डेसर से कहती है कि वो कम से कम सुबह तो कम ट्रेनिंग कराए, लेकिन डेसर कहता है कि उनकी अगली बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसमें अगर वो हारे तो उनकी जान जा सकती है, तो वो ट्रेनिंग को हल्के में नहीं ले सकते। इसके बाद क्लास में टीचर उन्हें बता रही थी कि इंसानों और शैडो वर्ल्ड की लड़ाई अभी तक जारी है और वो हर साल उनकी दुनिया में तबाही मचा रही है। इसकी वजह से उनका कॉन्टिनेंट जितना था उसका बस आधा ही बचा है, पर अच्छी बात यह है कि उनकी शैडो वर्ल्ड की क्लियरिंग रेट अब 99% आ चुकी है और ये सब कुछ इन मैजिक जेम्स की वजह से हो रहा है। ये मैजिक जेम्स तब आते हैं जब शैडो वर्ल्ड को क्लियर किया जाता है और इनके अंदर बहुत ज्यादा माना होता है, लेकिन इन्हें ऐसे ही यूज नहीं किया जा सकता,
यूज करने के लिए इन्हें एक प्रोसेस से गुजरना होता है और इसके बाद ही इन जेम्स की मदद से कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज बनाई गई। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट से पूछती है कि इस प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया था और रोमांटिका को आवाज लगाती है जो कि निन्नी मार रही थी। एंड वक्त पर डेसर उसे जवाब बता देता है जिसकी वजह से पूरी क्लास के सामने पोपट होने से वो बच जाती है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और वो तीनों प्रोफेसर के पास जाते हैं और डेसर अपना इंट्रोडक्शन देता है जो सुनकर वो समझ जाती है कि वो तीनों सिंगल रैंकर्स हैं। यहाँ तक कि ये सोथड़ू लड़की भी प्रोफेसर को लग रहा था कि वो उनसे सपोर्ट मांगने आया है क्योंकि हर पार्टी एकेडमी और मैजिक टावर से सपोर्ट के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसकी डेट जा चुकी है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद वो एक फॉर्म निकाल कर उसके सामने रख देता है। डेसर मैजिक टावर के यूरेल ब्रांच को गार्ड करना चाहता था लेकिन प्रोफेसर उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। तो डेसर उसे बताता है कि वो जानता है कि उस ब्रांच के अंदर टीयर ऑफ रिच जर्नल नाम का एक जेमस्टोन है। ये सुन के प्रोफेसर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इसके बारे में कैसे जानता है, लेकिन तभी डेसर कहता है कि 10 घंटे में द आउटर्स नाम का ग्रुप उसे चुराने की कोशिश करने वाला है। प्रोफेसर को यकीन नहीं होता कि डेसर इतना सब कुछ जानता है। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो बेटा क्लास में था और ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। डेसर कहता है कि उसके पास समझाने का समय नहीं है और वो फिर से प्रोफेसर से कहता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करे। इसके 10 घंटे बाद हम मैजिकल टावर्स के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर जॉर्ड खड़ा था, जिसके पास एक गार्ड भागता हुआ आता है और बताता है कि यूरेल ब्रांच पर अटैक हुआ है। जॉर्ड चेक करता है कि उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है और वो देखता है कि वो एक स्टूडेंट है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद टावर्स के बाहर हम देखते हैं कि एक लड़का कुछ ब्रेड को लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक आदमी से टकराकर गिर जाता है जिसने कि उसके ब्रेड को नीचे गिरने से भी बचा लिया था। वो उस आदमी से माफी मांगता है और बताता है कि उसके भूखे भाई बहन उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी में था। अगर ऐसा है तब तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, पर ध्यान रखो रात में तुम्हें संभल कर चलना होगा। जिसके बाद वो उसके ब्रेड्स को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल देता है। देखा, मैंने कहा था ना, संभल कर नहीं चलोगे तो यही होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसके साथ कोई अदृश्य आदमी भी था जो उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के को मार दे, लेकिन क्रैकन कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसका ब्रेड गिरा था वो लड़का स्माइल करता है। इसके बाद क्रैकन मैजिक टावर के सामने आता है और अब उसने मास्क पहना हुआ था, जिसके बाद उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। इसके बाद क्रैकन के इशारा करने पर उसके सभी सोल्जर्स एक साथ मैजिक टावर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी मैजिक टावर का डिफेंस बैरियर एक्टिवेट हो जाता है जो कि उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। सिर्फ मैजिक से इस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन लग रहा था, तो क्रैकन अपने सोल्जर्स को भेजकर उन्हें अपनी तलवारों और वेपन से उस बैरियर के ऊपर हमला करने को कहता है और थोड़ी देर अटैक करने के बाद वो बैरियर टूट जाता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही वो देखते हैं कि सोल्जर्स पहले से ही उन्हें रोकने के लिए सामने आ रखे थे। क्रैकन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने सोल्जर्स को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है और जब उनकी लड़ाई चल रही थी वो कुछ सोल्जर्स के साथ इनविजिबल होकर टावर के अंदर चला जाता है। वो सोचने लगता है कि टावर्स के गार्ड्स कुछ ज्यादा ही तैयार थे, जैसे कि उन्हें उसके अटैक के बारे में पहले से ही पता हो। इसके बाद वो उस जेमस्टोन तक पहुंचकर अपने मैजिक से अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसके ऊपर लगे हुए बैरियर को तोड़ सकें, लेकिन उनके अटैक से बैरियर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो क्रैकन सभी को रोककर खुद उस बैरियर के ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है जिससे वो बैरियर तुरंत ही टूट जाता है। जिसके बाद वो उस जेमस्टोन को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे प्राम आ जाता है और कहता है कि अगर वो आउटर्स अपनी भलाई चाहते हैं तो वो उस जेमस्टोन को वहीं पर छोड़ दें। क्रैकन को समझ नहीं आता कि उस जैसा बच्चा उनके ग्रुप का नाम कैसे जानता है। जिसके बाद वो अपने सभी सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर देता है। वो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन वो आसानी से उनके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और जब मैजिक अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं करते तो वो अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन प्राम उन्हें भी बड़ी ही आसानी से हरा देता है। ये सब देखकर क्रैकन अपने मैजिक का यूज करने लगता है और उसे हवा में उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो फिर से मैजिक कास्ट करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए प्राम पीछे ही होता जाता है, लेकिन तभी उसके आसपास दीवारें खड़ी होने लगती हैं और बाकी के सोल्जर्स अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एन वक्त पर रोमांटिका अपने विंड मैजिक से प्राम को बचा लेती है। ये देखकर वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रोमांटिका छुपकर ही उन सब के ऊपर अटैक करती जाती है, यहाँ तक कि एक बंदा क्रैकन को बचाने के लिए खुद उसके सामने भी आ जाता है। क्रैकन देखता है कि वो अटैक्स आर्मर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफी डैमेज दे रहे थे। इसके बाद वो उसके अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ सोचने लगता है कि अटैक्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसे लगता है कि इसके पीछे एक से ज्यादा लोग हैं और फिर से उसे शक होने लगता है कि कहीं इन लोगों को उसके प्लान के बारे में पता तो नहीं था। लेकिन वो ये सब कुछ छोड़कर अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है और सभी से कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करें। ये देखकर प्राम उसकी तरफ बढ़ने लगता है और 2 गार्ड्स को बड़ी ही आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। तभी क्रैकन अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए प्राम को पीछे जाना पड़ता है, लेकिन अटैक से बचते ही वो फिर से
क्रैकन की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद वो प्राम को नीचे गिराने के लिए जमीन को तोड़ देता है। इससे प्राम तो बच जाता है, लेकिन उसका बंदा ही नीचे गिर जाता है। प्राम को यकीन नहीं होता कि वो अपने साथी को ऐसे सैक्रिफाइस कर सकता है, लेकिन क्रैकन कहता है कि उसके जैसे उसके पास बहुत हैं। प्राम उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन क्रैकन बड़ी आसानी से उसे पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वो आसपास के पत्थर के टुकड़ों को अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है और उन्हें शील्ड की तरह यूज करने लगता है, जिसकी वजह से प्राम के अटैक उस तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद रोमांटिका भी उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे क्रैकन ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से उसे रोमांटिका की लोकेशन का पता लग जाता है। तुम लोगों को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? तुम्हारा लीडर कौन है और तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया? रोमांटिका सीधा ही मना कर देती है, जिसकी वजह से क्रैकन उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से प्राम को उसे बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। इसके बाद रोमांटिका काफी सारे एयरबॉल से क्रैकन के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी एक्यूरेसी के देखकर वो भी इंप्रेस हो जाता है, पर वो कहता है कि उसके पास पावर की बहुत कमी है। तभी रोमांटिका उसके मुंह पर पत्थर मारती है और उसकी सलाह के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं। धुएं का फायदा उठाकर प्राम उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन अब क्रैकन उन दोनों से परेशान हो चुका था और अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगता है। रोमांटिका देखकर समझ जाती है कि ये काफी पावरफुल होने वाला है और वो प्राम से कहती है कि वो पीछे हट जाए। इसके बाद क्रैकन ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से वो पूरा फ्लोर ही तबाह हो जाता है और वो खुद वहां से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह बच चुके थे, लेकिन अपनी हार के बावजूद भी वो जरा भी परेशान नहीं थे। वहीं नीचे क्रैकन बड़ा खुश था और ज़ॉर्ड की प्लानिंग की तारीफ करता है, लेकिन कम से कम वो अपने मिशन में सक्सेसफुल तो हो गया। लेकिन तभी उसके सामने डेसर आ जाता है। क्रैकन पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जो पहले उससे टकराया था। मुझसे मिलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो तुमने ब्रेड तोड़े थे यार, उसके पैसे तो दे दो। क्रैकन को समझ नहीं आता कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। डेसर बताता है कि जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तभी डेसर ने उसे मार्क कर दिया था। ये सब सुनकर क्रैकन समझ जाता है कि डेसर की वजह से ही उसकी रेड के बारे में सबको पता लगा होगा। जिसके बाद वो डूमफिस्ट नाम का उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कोई भी पंच डेसर तक पहुंचता वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस स्टोन को वापस कर दो। क्रैकन उसके ऊपर लगातार अटैक करता ही जाता है, लेकिन डेसर उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो देखकर क्रैकन को लगने लगता है कि वो उसके स्पेल्स को इन्वर्स कर रहा है। लेकिन फिर उसे लगता है कि ऐसा करना नामुमकिन होगा। जिसके बाद वो काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करके डेसर के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डेसर पलक झपकते ही उसके सभी स्पेल्स को तोड़ देता है। ये सब देखकर क्रैकन की थोड़ी बहुत फटने लगती है और वो जम को बाहर निकाल कर कहता है कि अगर वो थोड़ा भी उसके पास आया तो वो उसे तोड़ देगा। लेकिन डेसर बस स्माइल करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। क्रैकन उसे हिट करने ही वाला था, तभी वो डेसर की ग्रेविटी मैजिक की वजह से जमीन पर गिर जाता है। क्रैकन को समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है, इस लेवल का मैजिक इतनी जल्दी कोई कास्ट कैसे कर सकता है। डेसर उस जेम को वापस ले लेता है और क्रैकन ये देखकर हैरान था कि डेसर उस अनप्रोसेस्ड जेम स्टोन से माना को निकाल पा रहा था। डेसर क्रैकन को जमीन पर दबाता रहता है, लेकिन किसी तरह क्रैकन अपने मास्क को टच करता है, जिसकी वजह से डेसर का स्पेल टूट जाता है। जिसके बाद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो इंसान कम और एक मैजिकल बीस्ट ज्यादा दिख रहा था। क्रैकन कहता है कि अब वो सच में मैजिकल बीस्ट ही है और डेसर के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिससे वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। डेसर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैकन उसके ऊपर एक और अटैक करके उड़ता हुआ दीवार में मार देता है। जिसके बाद क्रैकन लगातार उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है और डेसर बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। पीछे हटते हटते वो दीवार के पास पहुंच जाता है और जब क्रैकन उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, डेसर उसे डॉज कर लेता है और क्लोज रेंज में जाकर अपने स्पेल को कास्ट करता है। लेकिन इस फायर स्पेल का क्रैकन पर कोई असर नहीं होता और वो फिर से अर्थ मैजिक का यूज करके डेसर को उड़ता हुआ दूर भेज देता है। क्रैकन कहता है कि उसके लेवल का कोई भी स्पेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो डेसर के ऊपर अटैक करने जाता है। वो जानबूझकर अपने मैजिक स्पेल्स के साथ साथ मुक्कों से भी अटैक कर रहा था ताकि डेसर कुछ भी इन्वर्स ना कर सके। डेसर बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था, लेकिन क्रैकन उसे काउंटर करने का एक भी मौका नहीं देता और वो बड़ी मुश्किल से खुद को कबाब बनने से रोक पाता है। क्रैकन उसकी टेक्निक्स की दाद देता है, लेकिन कहता है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है और वो एक वेपन को समन करने लगता है। डेसर उसे इन्वर्स करने की कोशिश तो करता है पर पूरी तरह से नहीं रोक पाता। जिसके बाद क्रैकन उस वेपन को लेकर डेसर के ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए डेसर काफी सारे डिफेंसिव स्पेल्स को कास्ट करता है, लेकिन क्रैकन इसके बावजूद भी नहीं रुकता और अपनी पूरी जान लगाने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है। जिसके बाद क्रैकन हंसने लगता है और सोचने लगता है कि उसे चैलेंज करने के लिए वो बच्चा कितना बेवकूफ था। लेकिन तभी उसका वेपन उसके हाथ में ही टूटने लगता है और वो अपने सामने डेसर को सही सलामत देखकर हैरान हो जाता है। तुम्हारा स्पेल काफी रेयर था, इसलिए मुझे उसे इन्वर्स करने में टाइम लग गया। जिसके बाद डेसर उसके मैजिक बीस्ट की फॉर्म को ही इन्वर्स करने लगता है। ये देखकर क्रैकन उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डेसर उस स्टोन के माना का यूज
करके एक पावरफुल फायर स्पेल से उसके ऊपर अटैक करता है और सिंगल अटैक से ही वो क्रैकन को हरा देता है। इसके बाद डेसर के दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे सही सलामत देखकर वो लोग बहुत खुश थे। दूसरी तरफ मैजिक टावर हेडक्वार्टर्स में एक औरत डेसर से पूछती है कि जर्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो रिवॉर्ड मांग रहा है सच में उसे वही चाहिए। डेसर कहता है कि वो हमेशा से ही मैजिकल टावर के मास्टर के साथ चेस खेलना चाहता था। डेसर वहां पर पहुंच जाता है जहां उसका फ्यूचर का दोस्त जॉर्ड उसका स्वागत करता है, जो कि मैजिकल टावर्स का मास्टर भी है। डेसर याद करता है कि अभी और फ्यूचर दोनों में ही जॉर्ड सबसे पावरफुल मेज है। इसके बाद वो दोनों बैठकर चेस खेलने लगते हैं, लेकिन जॉर्ड माफी मांगता हुआ कहता है कि उसके पास सिर्फ 27 सेकंड है, इसके बाद उसे एक मीटिंग में जाना होगा। तभी डेसर कहता है कि वो चेस को एयरबिल मेथड से खेलना चाहेगा, जो सुनकर जॉर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि बहुत कम लोग इस मेथड के बारे में जानते हैं। जिसके बाद जॉर्ड उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हुआ गेम में कुछ चेंजेस करता है और डेसर उसे बताता है कि एक पुराने दोस्त ने उसे इन रूल्स के साथ खेलना सिखाया था। इसके बाद वो दोनों चेस खेलने लगते हैं, लेकिन जिस तरह से मैच जा रहा था जॉर्ड को लगता है कि मीटिंग से पहले वो उस गेम को जीत जाएगा। लेकिन तभी डेसर कहता है कि वो एक वेजर रखना चाहता है, जो भी मैच हारेगा उसे जीतने वाले की एक इच्छा को पूरा करना होगा। जॉर्ड को लगता है कि ये बेवकूफी होगी क्योंकि डेसर एक स्टूडेंट है और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो वो जॉर्ड को दे सके। तभी वो टेबल पे रखे कुछ जेम्स को देखता है और जॉर्ड से पूछता है कि क्या वो उन्हें ले सकता है। इसके बाद डेसर अपने हाथ से ही उस जेम स्टोन में से माना को एक्सट्रैक्ट करने लगता है। ये देखकर जॉर्ड हैरान हो जाता है और डेसर से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम जीतोगे। जॉर्ड इसके लिए मान जाता है और पूछता है कि अगर वो जीता तो वो उससे क्या मांगेगा। वो तो तुम्हें मेरे जीतने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद वो अपने मैच को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम एजेस्ट को देखते हैं, जो कि पार्टी के दौरान बाहर आकर खड़ी थी। तभी प्रोफेसर उसके पास आता है और पूछता है कि वो बाकियों के साथ क्यों नहीं है और बताता है कि उसके रैंकिंग टूर्नामेंट में हारने की वजह से काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं। एजेस्ट कहती है कि वो फेयर फाइट में हारे थे, तो इसे छुपाने या फिर झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो लोग उसी की वजह से हारे थे और अगर इसे छुपाने में उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो ब्लू मून से बाहर जा सकती है। लेकिन जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। एजेस्ट कहती है कि उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है और ब्लू मून के क्रस्ट को फेंक कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डेसर अपने दोस्तों की तारीफ कर रहा था क्योंकि आउटर्स के खिलाफ वो बहुत अच्छे से लड़े थे, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर भी उनके लीडर पर एक खरोंच भी नहीं ला सके, तो उन्हें और ताकतवर बनना होगा। तभी प्राम डेसर से पूछता है कि वो उन्हें ताकतवर बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है। 12 दिन में एक शैडो वर्ल्ड आने वाला है और उसे क्लियर करने के लिए हमें भेजा जाएगा। ये स्कूल के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो दुनिया तबाही के और करीब पहुंच जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसे रोकने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं अब तक रोमांटिका समझ चुकी थी जो बातें डेसर कहता है वो हमेशा सच होती हैं। भले ही वो सबसे लोएस्ट सर्कल में है, वो फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने पहले ही काफी सारी चीजें बिल्कुल सही प्रेडिक्ट की हैं और वो जानना चाहती है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। डेसर उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी रोमांटिका उसे चुप करा देती है और कहती है कि वो उसे कुछ ना बताए, वो उसके सीक्रेट को खुद पता लगाएगी। इसके बाद डेसर फिर से उन्हें ट्रेन करने लगता है। वो रोमांटिका को एक कैन देकर कहता है कि वो उसे बॉल में बदले और प्राम भी किसी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचा हुआ है जिसे हमने अब तक देखा ही नहीं था। वहीं एजेस्ट अपने पुराने ग्रुप को पूरी तरह से इग्नोर करती है और डेसर के साथ ट्रेनिंग करने लगती है। कुछ समय बाद प्राम अपने ट्रेनर को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ डेसर रोमांटिका के अंदर कोई सोई हुई ताकत को जगाता है। एजेस्ट भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी सी अजीब होने लगती है। इसके बाद जिस दिन का उन्हें इंतजार था वो आ जाता है। शैडो वर्ल्ड के आने के बारे में अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। डेसर भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिन्हें की एजेस्ट भी ज्वाइन करती है। डेसर अपने सभी दोस्तों को याद करता है, जिसके बाद वो सब लोग भी टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई लोग, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब